भारत के प्रक्षेपण यान की, देखिए एक चीज समझना ध्यान से सुनिए। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला कृत्रिम उपग्रह संसार का कौन से देश ने भेजा, तो वो रूस ने भेजा था 4 अक्टूबर 1957 को, है ना, और स्पुतनिक 1 उसका नाम था। लेकिन अगर यही प्रश्न आए कि भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह, भारत का, इंडिया का, यहां मैं लिख देता हूं भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह, भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह, तो दोस्तों ये भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह भेजा गया था 1975 में, यानी कि 1975 में, अप्रैल 1975 में। और इसका नाम तो बच्चा बच्चा जानता है, इसका नाम था आर्यभट्ट। क्या नाम था इसका? आर्यभट्ट। ये भारत ने पूरी तरह से इसको तैयार किया था, आर्यभट्ट को, और इसको भेजा था। लेकिन भेजने के लिए जो यान चाहिए, लॉन्च व्हीकल चाहिए, वो भारत के पास नहीं था। तो भारत ने अपना ये उपग्रह किसकी मदद से भेजा था? सोवियत रूस की मदद से भेजा था ना। उनका एक यान काम में लिया था जिसका नाम था, सोवियत रूस का, जिसका नाम था कॉस्मोस 3M। क्या नाम था? कॉस्मोस 3M। इस यान की मदद से, और किसका था ये यान? तो ये यान था सोवियत रूस का, या सोवियत संघ कह सकते हो, है ना, सोवियत रूस या सोवियत संघ कह सकते हो, ये इसका यान था। ठीक है, तो भारत ने अपना पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट या कृत्रिम उपग्रह अप्रैल 1975 में भेजा था। लेकिन इसको भेजने के लिए भारत के पास अपना खुद का कोई लॉन्चिंग पैड या लॉन्चिंग व्हीकल नहीं था, यान नहीं था। इसलिए भारत ने इसको रूस के, या सोवियत रूस के, उस समय तो पूरा एक हुआ करता था ये सोवियत संघ, तो उसके कॉस्मोस 3M नामक यान से इसको भेजा था। ठीक, ये आपको याद रखना है। अब भारत में कैसे प्रक्षेपण यान बने, तो भारत में भी तो शुरुआत हुई होगी प्रक्षेपण यान की, तो उसके बारे में बात करने जा रहे हैं कि भारत में प्रक्षेपण यान या जो लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं, रॉकेट्स हैं, उनका शुरुआत कब से हुई, वो कब से बनने लगे और कौन कौन से बने। तो वो 4 आपको चरण याद रखने, मैं आपको अभी बता देता हूं। सबसे पहले बनेगा SLV। सुनते जाओ ध्यान से, प्रश्न आएगा यहां, बिल्कुल बेसिक से प्रश्न है, बहुत आसान सा आएगा। सबसे पहले बनाया SLV। SLV का पूरा नाम है सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। SLV का पूरा नाम है सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। उसके बाद बनाया ASLV। उसके बाद बनाया गया ASLV, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। हिंदी में भी नाम सुन लो, SLV सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल या उपग्रह प्रक्षेपण यान, और ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल या संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान, थोड़ा और विस्तृत कर दिया उसको। तीसरे नंबर पे आया PSLV, और PSLV था पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। और उसके बाद आया GSLV। उसके बाद क्या आया? GSLV, जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल या जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। तो ये इस तरह से एक क्रम चलेगा, SLV, फिर ASLV, फिर PSLV और फिर GSLV। समझ में आ गई बात? शुरुआत करें तो भारत में उपग्रह प्रक्षेपण यान की क्या स्टार्टिंग है, कैसे ये प्रारंभ हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। SLV-3 कहां से शुरू हुआ है? SLV-3 से। भारत का पहला प्रायोगिक उपग्रह प्रक्षेपण यान था। तो प्रश्न पूछा जाए कि भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान या लॉन्चिंग व्हीकल कौन सा था, तो उसका नाम याद रखना SLV-3। भारत के आरंभिक रॉकेट SLV-3E2 ने 18 जुलाई 1980 को भारतीय उपग्रह रोहिणी RS-1 को सफलतापूर्वक उसकी कक्षा में स्थापित कर दिया। अब 2 प्रश्न हो गए। अगर पूछे भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह, तो आर्यभट्ट का नाम लेना है, लेकिन भारत ने लॉन्च नहीं किया था, सोवियत संघ के कॉस्मोस 3M नाम के उपग्रह प्रक्षेपण यान से भेजा गया था। और अगर प्रश्न है कि भारत ने खुद ने पहला जो कृत्रिम उपग्रह कौन सा लॉन्च किया और किससे लॉन्च किया, तो ये था, आपका नाम याद रखना इसमें कि भाई 18 जुलाई 1980, एक तो ये याद रख लेना जुलाई 1980। इस उपग्रह का नाम याद रखना रोहिणी RS-1,
रोहिणी श्रेणी के उपग्रह छोड़े थे एसएलवी ने ना, रोहिणी, तो रोहिणी RS-1 याद रखना। और ये रॉकेट जो था इसका नाम याद रखना SLV-3E2। इसको आप उपग्रह प्रक्षेपण यान भी कह सकते हैं और इसको आप रॉकेट भी कह सकते हैं, ठीक है ना, रॉकेट या उपग्रह प्रक्षेपण यान आप कुछ भी कह सकते हैं। तो भारत ने अपना पहला कृत्रिम उपग्रह जो खुद ने छोड़ा उसका नाम था रोहिणी RS-1 और ये छोड़ा गया था जुलाई 1980 में, यानी आर्यभट्ट के 5 साल बाद। और SLV-3E2 नाम के रॉकेट से या उपग्रह प्रक्षेपण यान से इसको छोड़ा गया था। क्लियर, कोई दिक्कत? नेक्स्ट बात करते हैं आगे। इसी के साथ भारत अंतरिक्ष क्लब का छठा सदस्य राष्ट्र बन गया था। 5 देश पहले से एक्टिव थे और अब छठे नंबर पे कौन आया? भारत आ गया, ठीक है। और अगर 5 में पूछे तो रूस अमेरिका का नाम तो लेना ही लेना है, चीन का, रूस का, अमेरिका का, जापान का, इस तरह के नाम लेने हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत के इस प्रथम रॉकेट की अपनी सीमाएं थी, है ना। भारत का ये जो पहला रॉकेट था इसकी अपनी सीमाएं थी। ये अपने साथ मात्र 35 से 41.5 किलोग्राम वजनी रोहिणी श्रृंखला के उपग्रहों को धरती की 400 से 500 किलोमीटर की ऊंचाई वाली निचली कक्षा लोअर अर्थ ऑर्बिट, है ना, निचली कक्षा को बोलते हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट, निचली कक्षा में स्थापित करने में सक्षम था। तो ये जो रॉकेट था कौन सा? SLV-3E2 वाला, ये इसकी सीमा क्या है, इसकी क्षमता क्या है कि ये बहुत हल्के वाले, यानी कि लगभग 35 से 41.5 किलो तक के जो उपग्रह हैं रोहिणी श्रृंखला के उपग्रह, उनको ये केवल धरती की 400 से 500 किलोमीटर की त्रिज्या में ही सेट कर सकता था। ये बात समझ में आई आपको? तो लोअर अर्थ ऑर्बिट यानी निचली कक्षाओं में स्थापित कर सकता था, ऊपर नहीं ले जा सकता था। ये आपको इसकी सीमा याद रखनी है ना। चलिए, इसमें थोड़ा सा सुधार परिवर्तन करके इसे संवर्धित कर दिया गया। इसमें थोड़ा सुधार किया गया SLV में और इसे संवर्धित का मतलब होता है थोड़ा विस्तृत करना, उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाना। तो इसे थोड़ा सा संवर्धित कर दिया गया, ऑगमेंटेड कर दिया गया। और जैसा मैंने आपसे कहा कि ऑगमेंटेड होने के बाद ये बन गया ASLV, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। तो ये फलस्वरूप देश का अगला रॉकेट बना ASLV, यानी ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल अस्तित्व में आ गया। तो SLV जो उपग्रह था, SLV जो रॉकेट था, उसकी मदद से रोहिणी श्रृंखला के उपग्रह भेजे गए थे और उसके बाद उसे थोड़ा ऑगमेंटेड कर दिया, उसको थोड़ा विस्तृत कर दिया, उसको थोड़ा संवर्धित कर दिया, उसकी सीमा देखते हुए। क्यों? वो केवल 35-40 किलो तक के सैटेलाइट्स को केवल 400-500 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित कर सकता था, लोअर अर्थ ऑर्बिट्स में, यानी निचली कक्षाओं में, ठीक है। उससे ज़्यादा विस्तृत काम करने के लिए फिर ये ASLV अस्तित्व में आ गया, जो अपने साथ 100 से लेकर 150 किलोग्राम, वो केवल और केवल 35 से 40 किलोग्राम, ये 100 से लेकर 150 किलोग्राम वजनी उपग्रह को पृथ्वी की 400 से 500 किलोमीटर की ऊंचाई वाली निचली कक्षा में स्थापित करने में सक्षम था। यानी ऊंचाई तो उतनी रही लेकिन वजन बढ़ा दिया। पहले वजन उठ रहा था 35 से 40 किलोग्राम, अब वजन उठने लग गया 100 से 150 किलोग्राम। तो 100 से 150 किलोग्राम के उपग्रह को भेजने के लिए बनाया गया ASLV, डेवलप किया गया ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। तो अगर आपसे ASLV का पूरा नाम पूछा जाए तो इसमें SLV का तो आ ही रहा है, साथ में ASLV का भी आ रहा है ना, दोनों क्या रहे हैं? ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान, और इन्हीं को हम रॉकेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉकेट। और दोस्तों ऐसा कहते हैं, आपने कई बार सुना होगा लोगों के मुंह से कि ये कोई रॉकेट साइंस जितना कठिन नहीं है। इसका मतलब कि अगर कोई सच में कठिन काम है तो रॉकेट साइंस को समझना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। साधारण व्यक्ति इससे बिल्कुल कोसों दूर है। मैं कहूँगा साधारण क्या, हम सब के लिए ये बिल्कुल बहुत अलग चीज़ है। रॉकेट साइंस वो वैज्ञानिकों का ही काम है अलग से, है ना। उसमें साधारण हो या विशेष भी हो तो भी फिर मामला गड़बड़ है उसका, तो अलग चीज़ है, बहुत कठिन, बहुत डिफिकल्ट चीज़ मानी जाती है वो, ठीक है। रॉकेट साइंस कहा जाता है उसको। यस, ये समझ में आ गया। तो इसकी क्षमता बढ़ गई, और क्षमता कितनी हो गई अब की बार? 35-40 किलोग्राम से क्षमता बढ़कर हो गई 100 से 150 किलोग्राम, है ना। 35-40 किलोग्राम से क्षमता बढ़कर हो गई 100 से 150 किलोग्राम। चलिए, फिलहाल ये तो हो गया। फिलहाल SLV-3 और ASLV दोनों रॉकेट श्रृंखलाएं समाप्त घोषित कर दी गई। ये भी याद रखना कि जो शुरुआत में शुरू हुई थी ना, ये
SLV3 और ASLV, ठीक है, ये दोनों